Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today we are going to discuss in this video lecture meter bridge. इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, इसकी वर्किंग और इसकी यूजेज में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ये हमारे पास प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी रेज होते हैं। इस वीडियो में आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड unknown resistance, unknown temperature and to compare resistivity of two substances. मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जिसका यूज हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में करते हैं, अननोन टेम्परेचर को फाइंड आउट करने में करते हैं, साथ में दो डिफरेंट सब्सटेंसेज की रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करने में करते हैं। ठीक, और ये सभी चीज़ें कंपैरिजन टेस्ट से होती हैं। ठीक, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अगर हम लिखें, प्रिंसिपल it is based upon balanced Wheatstone bridge। हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए ये बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक, केवल अगर आपने प्रिंसिपल में ये बताया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है तो आपका आंसर थोड़ा इनकम्प्लीट है। आप उसे कंप्लीट करेंगे और हमेशा कहेंगे इट इज बेस्ड अपॉन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ कंस्ट्रक्शन। ये इसका डायग्राम मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है पहले से ही, जिससे इसमें टाइम मेरा बच सके। ठीक, लिखें इसमें इट कंसिस्ट ऑफ, मैं लिख देता हूं, इट consist of two capital L shaped thick copper strips। ये जो है ये L shaped है, ये थिक है, मोटा है, कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक, it consists of two L-shaped thick copper strips having a 1 meter long meter bridge wire of manganese और यूरेका ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। स्ट्रेस्ड बिटवीन द स्ट्रिप्स। ठीक, ए बी ये यहां पे मैग्नीन या यूरेका का जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा हाई होती है उसका एक वायर है, टू कैपिटल एल शेप्ड थिक कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में इसको स्ट्रेच किया गया है। ए थिक स्क्वायर कॉपर स्ट्रिप इन बिटवीन the L-shaped strip produces left and right gaps where known and unknown resistances are connected। ठीक, यहां पे हमने ये देखा कि ये एल शेप्ड स्ट्रिप थी, इसके बीच में ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कॉपर स्ट्रिप प्लेस की जाती है जो यहाँ पर
ये दोनों जहाँ पे कैपिटल आर कनेक्टेड है इसी को लेफ्ट गैप कहेंगे, इसको राइट गैप कहेंगे। लेफ्ट गैप में नोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट करेंगे एंड राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल एक्स, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी उसको करेंगे। ठीक, इसके आगे ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू सेंट्रल स्ट्रिप सी एंड इट्स अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए जॉकी की। ये जॉकी की है विच स्लाइड्स ओवर द मीटर ब्रिज वायर, जो मीटर ब्रिज वायर पे स्लाइड करता है। एक मीटर स्केल पैरेलल टू मीटर ब्रिज वायर इज फिक्स्ड इन सच ए वे एंड द होल सिस्टम इज फेड विद इलेक्ट्रिकल पावर यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल सेल, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड ए की इन सीरीज। सबका इंपॉर्टेंस समझ लें, सेल इसको इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से हम करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नॉर्मली कम करने के काम में इसका यूज ज़्यादा होता है। और एक की सर्किट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए। ठीक, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हम उससे पहले समझ लें। जब हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं, तो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी पावर कंजम्पशन कम होनी चाहिए, पावर कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो मीटर ब्रिज वायर हमने यूज किया है इसकी लेंथ फिक्स है, दैट इज 1 मीटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। इसलिए इसका रेजिस्टेंस लेंथ को इंक्रीज करके इंक्रीज नहीं किया जा सकता, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा नहीं होगा इन दैट केस करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, हमें नल पॉइंट ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, इसलिए इसके हाई रेजिस्टिविटी का वायर लेते हैं, जिसके लिए मैग्निन और यूरेका को यूज करते हैं। ठीक, ये एलॉय रेजिस्टेंस वाली बात हम यहाँ पे करें। इसके बाद हम कॉपर स्ट्रिप जो थिक यूज करते हैं, तो होता क्या है, हमने मीटर वायर को यहाँ कनेक्ट किया है, यहाँ कनेक्ट किया है, तो जहाँ पे भी कनेक्शन बनता है वहाँ पे कनेक्शन का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आता है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आता है। ये इस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं टू रिड्यूस। ये सभी वाइवा में पूछने जाने वाले क्वेश्चन हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक, कई बार पूछ लिया जाता है कि नेम द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द मीटर ब्रिज वायर, देन यू हैव टू आंसर मैग्निन और यूरेका। नाउ इसके यूसेज की बात करें, इसके एप्लीकेशंस की बात करें। यहाँ पे मैंने आपको इसकी वर्किंग नहीं बताई है, रीजन इज दैट इसके एक से अधिक यूज हैं और हर यूज के लिए वर्किंग अलग अलग है, तो एप्लीकेशन के साथ ही वर्किंग आपको बताई जाएगी। सबसे पहले एप्लीकेशन है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हम सर्किट इस प्रकार से फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं। एक नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में कनेक्ट करते हैं और जिस रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है राइट गैप में कनेक्ट करते हैं। सर्किट को स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद हम जॉकी की को मीटर ब्रिज वायर पे स्लाइड कराते हैं। एक टाइम आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो कि करंट मेजर करता है जीरो हो जाता है, मींस गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट फ्लो कर रहा है। उस केस में जो पॉइंट एन मिलता है उसे हम नल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट मीनिंग ही यही होता है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो फ्लो कर रहा है। ठीक, इसके बाद हम ए से लेके एन तक की लेंथ मीटर स्केल की सहायता से मेजर करते हैं और मीटर स्केल का जीरो इधर होता है, मेजर करते हैं और जब इसकी लेंथ मेजर हो जाती है तो एन से लेके बी तक की डिस्टेंस n-100 - L सेंटीमीटर होगी। क्लियर? नाउ
इक्विवेलेंट अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो मेरे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, दिस इज सी एंड दिस इज एन। ए और सी के बीच में आर कनेक्टेड है। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं। सी और अगर ये अगर ए पॉइंट है तो ये पॉइंट भी ए ही होगा, ये अगर बी पॉइंट है तो ये पॉइंट भी बी ही होगा, क्योंकि यहां से यहां तक बिना किसी दूसरे रेजिस्टेंस को सेल को क्रॉस किए हुए हम पहुंच रहे हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन हमने जो वीडियो बनाया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, वहां पे सर्किट सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम दी हुई है। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आती है उस वीडियो को देखिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ए और सी के बीच में आर कनेक्टेड है, सी और बी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल एक्स कनेक्टेड है, ए और एन के बीच में एल सेंटीमीटर का वायर लेंथ का वायर कनेक्टेड है। इसका रेजिस्टेंस एल सेंटीमीटर जो लेंथ है कंडक्टिंग वायर की, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर हमने पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस को आर सपोज कर दिया है तो एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस एल इंटू आर होगा। ऐसे ही एन और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो 100 माइनस एल इंटू आर होगा। ठीक, रेजिस्टेंस को हम नॉर्मली ग्रेड कर सकें एल सेंटीमीटर का एल आर और 100 माइनस एल सेंटीमीटर 100 माइनस एल इंटू आर। इसकी वजह इस रीजन की वजह से जो हमारे पास ये मीटर ब्रिज वायर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसके बाद सेल को हमने ए और बी के बीच में कनेक्ट कर रखा है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक की है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका यह है, जिस सर्किट एलिमेंट को हम वेरिएबल शो करना चाहते हैं, जिसके मैग्नीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं, वहां पे इस प्रकार से एरो यूज करते हैं। ये कन्वेंशन है। गैल्वेनोमीटर को हमने यहां पे कनेक्ट कर रखा है। ठीक, ये हमने देखा कि हमारे पास ये वीट स्टोन ब्रिज बन गया क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है। ठीक, देयरफॉर ये बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज होगा और वी कैन से R अपॉन एक्स इक्वल टू एल आर अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा एंड x कम्स आउट टू बी 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। सिंपल है। लैब में हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, हमें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। पहले इसका यूज मैं बता दूँ आपको। क्लियर? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। नाउ सेकंड यूज, टू फाइंड अननोन टेम्परेचर। टू फाइंड अननोन टेम्परेचर। दिस इज सेकंड यूज। हम क्या करते हैं, अननोन टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए एक अननोन रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता होता। ठीक, फिर क्या करते हैं, उस कंडक्टर को जहाँ यहाँ पे बी और सी के बीच में कनेक्ट करते हैं और कंडक्टर को पहली बार हम मेल्टिंग आइस में, आइस रखा, वो कुछ मेल्ट कर गई, कुछ बाकी है, मेल्टिंग आइस में रखते हैं। कुछ देर तक कंडक्टर को उसके अंदर रखे रहने देते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान भी रखे ही रहना है। और फिर हम द सेम मेथड से जो पहला यूज था उसकी सहायता से नल पॉइंट निकालते हैं और x की वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना है, आइस पार्शली मेल्ट हो और पार्शली मेल्ट ना हो, एक्सपेरिमेंट के दौरान वो मेल्ट कर रही हो। ठीक, इसके बाद कंडक्टर को आइस से निकाल देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं और फिर एक टब में रखते हैं, एक बर्तन में रखते हैं। ठीक, जिसको हम हीट अप कर रहे होते हैं, जिसका टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं। उसके अंदर कंडक्टर को रख करके, बर्तन के अंदर पानी होता है, आप उसको हीट अप कर रहे होते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं। कुछ समय बाद पानी बॉयल करने लगता है। तो जो वाटर बॉयल करता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है। कुछ समय तक बॉयल करने देते हैं जिससे कि कंडक्टर यूनिफॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए और फिर इस कंपैरिजन टेस्ट से उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस आ जाता है। कंपैरिजन टेस्ट से पहले निकाला था जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया था, फिर निकाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाला है। फिर जिस टेम्परेचर को मेजर करना होता है
फिर जिस टेम्परेचर को मेजर करना होता है, इस कंडक्टर को उस टेम्परेचर के बाथ में रखते हैं, पानी में रखते हैं, ठीक, थोड़ी देर तक रखे रहने दिए थे, फिर इस टेस्ट को रिपीट करते हैं। अब हमें जो रेजिस्टेंस मिलता है वो RT मिलता है, T इज द अननोन टेम्परेचर, ठीक। नाउ टेम्परेचर जो है उसको मेजर करना है, R हमने 11th में स्टडी किया था, ठीक, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से इस पूरे मेथड को समझ लें। हम एक कंडक्टर लेते हैं, उसका टेम्परेचर, उसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्कआउट करते हैं, निकाल लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल लेते हैं, और उस टेम्परेचर पे भी निकाल लेते हैं जिस टेम्परेचर पे को हमें वर्कआउट को फाइंड आउट करना होता है। फिर इस फार्मूले को यूज करके हम अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, ठीक। टू फाइंड द अननोन टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज फाइंड आउट, the resistance of a conductor is found out using comparison test at 0 degree centigrade, at 100 degree centigrade and unknown temperature T. Now using this formula the unknown temperature is calculated out. इस फॉर्मूले को यूज करके अननोन टेम्परेचर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज द सेकंड यूज। नाउ थर्ड यूज, to compare resistivity of two substances। इसको मेजर करने के लिए दोनों सब्सटेंस के दो आइडेंटिकल कंडक्टर फ्रेम आउट करते हैं, बनाते हैं, लेंथ सेम रखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स जिनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, रेजिस्टिविटी ρ1 का ρ2 का, लेंथ इसका L है, इसका भी लेंथ L ही रखेंगे, ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक। इसके रेजिस्टेंस को अगर हम R1 माने तो ये ρ1 L/A आ जाएगा, एंड R2 माने इसके रेजिस्टेंस को तो ρ2 L/A आ जाएगा, ठीक। R1 अपॉन R2 इक्वल टू ρ1 अपॉन ρ2 आ जाएगा। मीन्स मुझे क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस इसकी सहायता से कंपैरिजन टेस्ट से निकालना है, सेकंड वाले का भी रेजिस्टेंस कंपैरिजन टेस्ट से निकालना है, फिर जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा वही रेजिस्टिविटी का भी रेशो होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लें, टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स of same length and same cross sectional area are made using first material of resistivity ρ1 and second material resistivity ρ2. Now let R1 and R2 be their resistances, then R1 is equal to this much and R2 is equal to this much। ये हम लिख लेंगे, there or R1 upon R2 is equal to ρ1 by ρ2। इतना हमने प्रिपरेशन पहले कर लिया। नाउ दिस R1 रेजिस्टेंस इज केप्ट इन प्लेस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, मीन्स यहां पे हम पहले R1 को रखते हैं और नल पॉइंट को ऑब्टेन करते हैं। सपोज करो लेंथ, जो नल पॉइंट है मुझे L1 लेंथ पे मिल गया, तो हमारे पास R1 आ जाएगा, जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। Now, after completing this experiment, the unknown resistance R1 is replaced by this unknown resistance R2, and again null point is obtained. Let this null point comes out at length L2, then R2 is equal to 100 minus L2 upon L2 into R। ये दो बातें हो गई, ठीक। Now as ρ1 upon ρ2 is equal to R1 by R2,
तो यहाँ पे हमने इसे लिखा 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर अपॉन 100 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस L1 इंटू L2 अपॉन 100 माइनस L2 इंटू L1 रो 1 अपॉन रो 2। यहाँ से ये चीज़ हम वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक, ये इसके तीन, देयर आर 3 यूजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर। जैसे फर्स्ट और थर्ड जो यूज है ये अक्सर पूछ लिया जाता है। सेकंड जो अननोन टेम्परेचर वाला केस है, जनरली मैंने लास्ट 15 ईयर में नहीं देखा है। नाउ सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, नाउ जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात, हमने ये कहा कि यहाँ पे मैग्नीन या यूरेका का वायर होना चाहिए। लैब में अक्सर होता क्या है, अगर ये वायर ब्रेक कर जाता है तो हम लैब के अंदर किसी भी कॉपर वायर या किसी और वायर को उठा करके यहाँ पे ए और बी के बीच में स्ट्रेच कर देते हैं, लगा देते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। जब कॉपर वायर की बात करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी का कम होने की वजह से इस सेल की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। ठीक, नल पॉइंट ऑब्टेन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर हमें कभी ऐसा हो कि नल पॉइंट आ रहा हो और बहुत जल्दी चला जा रहा हो, हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में क्या करेंगे कि जो जॉकी की है उसको ए पे प्लेस करेंगे, इसमें डिफ्लेक्शन शो होना चाहिए। ठीक, फिर उसको यहाँ से उठा करके बी पे रखेंगे, इसमें भी डिफ्लेक्शन शो होना चाहिए, लेकिन अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। होता क्या है, इसको मैं रब करूँ, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ जिसको आपके सिलेबस में भी है और अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो जॉकी की होती है उसमें 0 बीच में कहीं होता है, 1 एम्पियर इधर होता है, 1 एम्पियर इधर होता है। ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है उसकी हम बात करें। ठीक, और यहाँ पे इसका एक पॉइंटर होता है। होना ये चाहिए कि जब हमने ए पे अगर रखा, ए पे जॉकी की को रखा और डिफ्लेक्शन सपोज करें इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक, तो बी पे रखेंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सेटअप बिल्कुल सही तैयार हुआ है। ठीक, अब आपने क्या किया, जॉकी की को मीटर ब्रिज वायर पे मूव कराना चालू किया। अक्सर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे लगता है, किसी एक पॉइंट पे लगता है कि नल पॉइंट आ रहा है, सपोज करो इस पॉइंट पे नल पॉइंट आ रहा है, ठीक, और आपके हाथ से थोड़ा सा भी हिला तो नल पॉइंट, जो डिफ्लेक्शन नल पॉइंट आ रहा है यानी कि जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का वो 0 पे शो कर रहा है, और जैसे ही एन के जस्ट पड़ोस में आप गए ये एक तरफ बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाता है, वो नहीं होना है। उसका मतलब ये है, उसका मीनिंग ये है कि इस वायर के अंदर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक, तो हमें इसके अंदर फ्लो करने वाले करंट को कम करना पड़ेगा, और करंट को कम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो ये मैग्नीन यूरेका का वायर हो, और अगर उसका वायर नहीं है, मैग्नीन या यूरेका का वायर नहीं है, आपने किसी और कंडक्टर को यूज कर लिया जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है, तो उस केस में हम ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट कर रखा था इसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि करंट सर्किट में कम हो जाए। और सर्किट में एक बार करंट कम हो जाएगा तो यहाँ से जब ए से बी की तरफ चलेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से ऐसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक जगह 0 आ जाएगा, दूसरी तरफ हटाएंगे भी तो धीरे से आगे बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ से आप नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट ऑब्टेन कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो एक यहाँ 0 मिला और जैसे थोड़ा सा हटाया वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तेज 0, फिर तेजी से इधर आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कई बार कि जब आप सेटअप को तैयार करते हो, जब आप सेटअप को प्रिपेयर करते हो और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो तो आप देखते हो कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन इतना आया और जैसे जैसे ए से बी की तरफ बढ़ा रहे हो डिफ्लेक्शन कम होते होते यहाँ पे गया, लेकिन इस नल पॉइंट के इधर नहीं आया। मीन्स इसका ये होता है, इसका मीन्स ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जबकि कुछ समय इधर फ्लो करना चाहिए एक साइड में, और मतलब सपोज कर ए पे अगर सी से एन की तरफ फ्लो कर रही है तो जब बी की तरफ रखेंगे तो एन से सी की तरफ फ्लो करना चाहिए, तभी नल पॉइंट आपको ऑब्टेन होगा और आपका सेटअप सही से प्रिपेयर हुआ है। तो अगर ऐसा हो तो हम क्या करें,
तो सिंपल सी बात यह है कि करंट इसमें यूनि डायरेक्शन में तभी फ्लो करेगा जब जहाँ पे भी हमने कनेक्शन बनाया हुआ है वहाँ पे कहीं पे कनेक्शन लूज है। आपको क्या करना है, जितने भी कनेक्शंस हैं आपको ओपन करने हैं। ब्लेड या नाइफ वहाँ होता है, जो कनेक्शन वायर होता है उसको थोड़ा सा छीलने का प्रयास करना है, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा होता है और जिसका कलर कॉपर के कलर से मैच करता है, वो कॉपर नहीं होता है, एक बहुत थिन फॉइल चढ़ी होती है कॉपर के कलर की। तो उसको आप छुड़ा देंगे और उसको छुड़ाने के बाद फिर से लगाएंगे, ठीक। और फिर आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, ये जो कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं थिक, हम चाहते हैं सर्किट में केवल रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज वायर का हो, बाकी रेजिस्टेंस सर्किट में एरर लेके आते हैं। तो एरर मिनिमम का हो, इसके लिए जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होने चाहिए। इसलिए जब आप रेजिस्टेंस यहाँ पे ये तो वायर कनेक्टेड ही आता है, लेकिन जहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो इस बात की कोशिश करते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्ट करने में हर रेजिस्टेंस के लिए सेम दिया जाए, जिससे कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के इफेक्ट को जो एरर प्रोड्यूस करता है हम मिनिमाइज कर सकें। जीरो नहीं कर सकते, हमारे बस के बाहर की बात है। नाउ एक पॉइंट इसमें और आता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो नल पॉइंट मिले, जो डिफ्लेक्शन मिले, वो मीटर ब्रिज वायर के मिडिल में मिले, 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में। ऐसा ना हो कि एक जगह पे डिफ्लेक्शन यहाँ मिल जाए और दूसरे में डिफ्लेक्शन यहाँ मिल जाए, किसी एक तरफ नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी एक तरफ डिफ्लेक्शन मिलना चालू हो जाएगा, इसका मीनिंग ये होगा कि जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का इफेक्ट है किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोनों तरफ, जिससे कि फिर से एरर को मैं मिनिमाइज कर सकूं, मुझे डिफ्लेक्शन 50 सेंटीमीटर के आसपास, 40 से 60 के बीच में मिलना चाहिए, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमें अगर लगता है कि नहीं भाई साहब हमारा डिफ्लेक्शन किसी एक साइड ज़्यादा आ रहा है, नल पॉइंट किसी एक साइड ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं, या तो इंक्रीज कर देते हैं तो ये 20 की तरफ आता है, या डिक्रीज कर देते हैं, वो तो डिपेंड करता है जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक। पहले से हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को कम करेंगे। अगर डिफ्लेक्शन बीच की तरफ शिफ्ट होता है तो अच्छी बात है, डिफ्लेक्शन फिर और ज़्यादा किनारे शिफ्ट हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को मुझे कम करना पड़ेगा। ये इसके एक्सपेरिमेंट हैं, इतना आप ध्यान रखिए। इससे अधिक क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल नहीं पूछता है, यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। हमेशा ये कोशिश करनी है कि मीटर ब्रिज वायर में जो करंट फ्लो करे वो कम से कम फ्लो करे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं पोटेंशियोमीटर डिस्कस करूंगा। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।